अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम MTH302 का लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले बताया हुआ है हमने, जो कि 25 लेक्चर के लास्ट पे फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है और ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद मैंने एक आपको एक्सेल में जो है एक शीट पे डाटा निकाल के दिखाया था। ये सब जो है 25 लेक्चर के लास्ट पे आपने वो वाले एक दफ़ा लेक्चर सुन लेना है और 1, 2 और 4, 2 कैसे आता है ये मैंने उस लेक्चर में आपको बताया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, ये टेबल जो हमने 24 लेक्चर के लास्ट पे किया था कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपने 24 लेक्चर सुन लेना है। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। 10 से लेके 20 तक जो है इन मीन के एक सेट दिया होगा आपको। 10 से लेके 20 तक जो है उसमें डिजिट कितने आते हैं, वो 3 आते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। 20 से लेके 30 तक जो है उसमें उस सेट में जो है 6 जो है इनसे आते हैं। 6 जो है वो एलिमेंट आते हैं मीन के 20 से लेके 30 तक, तो वो 6 लिख लिए हैं। नीचे वाली मैं एग्जांपल में ये बताता हूँ फिर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी है मीन के 3 हमारे पास जो है इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, एक इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमने इन सबको प्लस कर लेना है, टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड कर देना है टोटल फ्रीक्वेंसी पे, तो वो हमारे पास जो आएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह आपने सेकंड की जो है वो डिवाइड कर देनी है टोटल फ्रीक्वेंसी पे, मीन के 6 को डिवाइड कर देना है 20 पे, तो वो आपके पास 0.30 आ जाएगा। परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए आपको जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, वो आपके पास परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद उसने एक हमें सेट दे दिया है। ठीक है, एक सेट दे दिया है, वो कहता है लोअर लिमिट जो है 10 है और अपर लिमिट जो है 19 है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। कैसे निकालनी है, 10 से लेके 19 के दरमियान जितने भी डिजिट इस सेट में आए होंगे वो हमने देख लेने हैं। 10 से लेके 10 भी आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आते हैं। ठीक है, आपने सेट में देखना है, एक तो 12 आ रहा है, एक 13 आ रहा है और एक 17 आ रहा है। 3 हिस्से आ रहे हैं, तो आपने जो है फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है 3। नेक्स्ट जो है वो 20 से कहता है 29 तक जो है वो 6 आते हैं। मैंने देख लेना है 20 से इधर से 21 भी आता है, 24, 24, 26 और 27, तो वो मेरे पास जो है 6 आ चुका है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो है 29 से पहले कितने हिस्से आते हैं, 6 आते हैं मेरे पास। 21 से लेके 27 तक जो है 6 आते हैं, तो वो मैंने 6 लिख लिए हैं। 30 से लेकर 39 तक जो है 5 आते हैं, वो भी आपने इधर देख लेने हैं। 40 से लेके 49 तक जो है 4 आते हैं। 50 से लेके 59 तक जो है वो 2 आते हैं, ये भी आपने गिन लेने हैं, इस सेट में देख लेने हैं एक दफ़ा। तो इन टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे करने हैं, इन सबको जो है उसने सम कर लिया, इक्वल लगाया और सम का फार्मूला लगा के इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस किया तो वो आपके पास जो है टोटल फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। इसकी मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, फिर आप जो है ये रीड करेंगे तो इजीली आपको जो है समझ आ जाएगी। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको फाइनल में इसके बारे में कुछ भी पूछेंगे नहीं। जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको इस तरह की दी होगी, आपने इस तरह पहले लगा लेने हैं। उसके बाद जो है आपने इसके मिड में जो है डॉट लगा लेने हैं। मीन के इसके मिड में इधर डॉट लगता है, एक इधर डॉट लगता है, एक इधर डॉट लगता है। आपने फिर उन सब डॉट को जो है मिला देना है एक लाइन के साथ, उन सब को ज्वाइन कर देना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके पास आ जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल में उसने हमें दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया, उसने इसमें क्या किया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जो है पहले उसने उस तरह लगाया और उसके बाद जो है सेंटर में डॉट लगा के उनको मिला दिया है। हर डॉट को दूसरे डॉट के साथ जो है ज्वाइन कर दिया है उसने। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमने इसका टेबल भी किया था पहले भी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है कि फर्स्ट जो है आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आई होती है उसको सेकंड में आपने प्लस कर देना है, सेकंड की थर्ड में प्लस कर देना है। इसी तरह जो है आपने सभी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह होती है कि फर्स्ट की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई होती है, जैसे कि ये 15 आई थी हमारे पास, ये कहाँ से आई थी, ऊपर जो हमने अभी सेट किया है, ये देखें ये 15 थी और फिर 30 थी।
तो 30 थी, सेकंड की 30 थी, तो उसने क्या किया, फर्स्ट की भी प्लस कर दी, सेकंड की भी प्लस कर दी, वो उसने प्लस करके जो है आंसर सेकंड का लिख दिया है। इसी तरह उसने जो है थर्ड की भी इसी तरह किया है। ये अगर लेक्चर आप 24 करें तो उसमें भी मैंने ये सभी डिटेल के साथ समझाया हुआ है उधर। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है कम्युलेटेड परसेंटेज पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, इसकी मैं डायग्राम समझाता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट उसने दिए होंगे मीन के डायग्राम में बताता हूँ। पहला 15 है, दूसरा क्या है 45 है, 70, 90 है और 100 है हमारे पास। नीचे उसने एक डायग्राम दी होगी, ये हमारे पास डायग्राम है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास जो है 15 था, दूसरा क्या था 45 था, तीसरा पॉइंट था 70 और 90 था और लास्ट वाला पॉइंट था 100। तो ये उसने जो है पॉइंट पहले लगा लिए और उनके साथ ज्वाइन कर दिए, हर पॉइंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए। वो हमारे पास आ चुका है कम्युलेटेड परसेंट जो है पॉलीगॉन हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास उसने कैटेगोरिकल जो है डाटा की दो टाइप बताई हुई हैं कि एक होता है टेबलिंग डाटा और दी समरी जो है टेबल होता है। दूसरी उसने कहा है कि ग्राफिक डाटा होता है। ठीक है, इसमें ग्राफ आ जाते हैं, पाई बार वगैरह इस तरह के ग्राफ आ जाते हैं। समरी टेबल का मतलब मीन के उसने नाम से ज़ाहिर है कि एक टेबल आपको दिया होगा, उसका जो है आपने डाटा वगैरह निकाल के दिखा देना है। तो ये एक ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है कि बार चार्ट क्या होता है। ठीक है, बार चार्ट इस तरह का होता है, एक साइड से होता है और इसको बार चार्ट कहते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कि पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट एक सर्कल की तरह का होता है, इसको पाई चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि पिक्टोरिकल डायग्राम कैसी होती है, तो वो आपको नीचे डायग्राम दी होगी, इस तरह की होती है। उसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट आता है साइड बाय साइड चार्ट क्या होता है, तो वो साइड बाय साइड चार्ट ये वाला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, तो ये आपने लाजमी करना है। इधर से आपका जो है नीचे जितना भी लेक्चर होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। ये उसने ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला दे दिया है कि नंबर हमें एक सेट दिया होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, थर्ड और जितने भी नंबर उसने दिए होंगे उनको हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है और ये सैम्पल पावर का है। ठीक है, पावर कर लेना है मीन के 1/n। n का मतलब है कि जितने भी उस सेट में, एक सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हमने जो है इधर लिख देना है, जैसे कि नीचे एग्जांपल दी है। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसमें 3 जो है जो एलिमेंट हैं और ये उसने पहले मल्टीप्लाई कर दिए, मीन के ये वाला फार्मूला लगा दिया है, ये पावर का सिंबल लगा लिए और 1/3 लिख दिया है। तो जो भी उसका आंसर आता था वो उसने सॉल्व पहले मल्टीप्लाई कर लिया और पावर को फिर सॉल्व कर लिया, तो वो आपका ज्योमेट्रिकल मीन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला है, ये आपको फार्मूला वो MCQ में पूछ सकते हैं, तो ये आपने याद कर लेना है। ये भी फार्मूला है, ये सिंप्लीफाई किया है उन्होंने फार्मूले को। ज्योमेट्रिकल मीन का भी आपने फार्मूला जो ऊपर मैंने करवाया वो भी कर लेना है, हार्मोनिक मीन का भी कर लेना है। ठीक है, n मीन के हमारा जो जितने भी एक सेट में एलिमेंट है उनको जो प्लस कर लेना है, जितने भी एलिमेंट होंगे मीन के 2 या 3 या 5 जितने भी होंगे वो लिख लेने हैं। बाद में 1 डिवाइडेड बाय पहली वैल्यू जो होगी सेट में, पहली वैल्यू x1 का मतलब है कि पहली वैल्यू को हमने 1 पे डिवाइड कर देना है, प्लस कर लेना है फिर 1/सेकंड वैल्यू जो हमारे पास होगी, सेकंड वैल्यू को 1 पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 1/सेकंड वैल्यू हमने डिवाइड कर लेनी है, प्लस इसी तरह हमने 3 भी कर लेनी है, 4 जितनी भी होंगी हमारे पास वैल्यू हमने सभी को जो है वो डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके बाद में जो है जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ये एग्जांपल में उसने हमें 3 जो है एलिमेंट दे दिए, 3 मैंने ऊपर लिख लिया है, नीचे क्या है फर्स्ट जो है वो 10 है, फर्स्ट मैंने ये लिख लिया है 1/10, सेकंड क्या है 8 है मेरे पास, तो 8 मैंने इसके नीचे लिख लिया है, थर्ड मेरे पास जो है 6 है तो मैंने 6 इसके नीचे लिख लिए। इसको मैंने सिंप्लीफाई नीचे वाले को पहले किया, फिर जो है 3 पे जो है 3 जो भी आएगा नीचे मेरे पास आंसर उस पर मैंने डिवाइड कर लिया 3 को, तो जो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। ये आपने जो है थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है क्वार्टल्स। ठीक है, ये 4 जो है इक्वल पार्ट पे डिवाइड होता है, तो ये इसका मैंने फार्मूला लिख दिया है। Q1 निकालने के लिए n+1
डिवाइडेड बाय 4। मीन के ये वाला फार्मूला जो है यूज़ होता है हर में। Q2 निकालने के लिए इधर 2 आ जाएगा, ठीक है, R की जगह 1 निकालने के लिए 1 आएगा इधर R की जगह पे, उसने 1 लिखा नहीं है तो इसकी कोई, क्योंकि 1 की कौन सा कोई वैल्यू होती है तो इसलिए उसने 1 लिखा नहीं है। अगर मल्टीप्लाई हम अंदर कर भी दें ऐसे आगे वाली वैल्यू से तो कोई उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। Q2 निकालने के लिए R की जगह पे 2 आ जाएगा। Q2 को हम मीडियन भी कहते हैं। Q3 निकालने के लिए जो है उसने R की जगह पे 3 लिख देना है हमने, तो बाकी वही फार्मूला आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है जो डिसाइल्ड का आता है। ये 10 इक्वल पार्ट पे डिवाइड होता है। मैंने ये फार्मूला डिसाइल्ड का जो है इधर फार्मूला लिख दिया है। ये कितने इक्वल पार्ट पे डिवाइड होता है, 10 इक्वल पार्ट पे डिवाइड होता है, ठीक है। मीन के D1 निकालने के लिए इधर 1 है, R की जगह पे 1 है, और 1 आगे मैंने ऊपर वाले में भी बताया कि अगर मल्टीप्लाई जो है नेक्स्ट वैल्यू से कर दें तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड D2 निकालने के लिए नेक्स्ट जो है, क्योंकि 2 निकाल रहे हैं हम तो R की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, और डिवाइडेड बाय ये आगे वाला वही फार्मूला। n का मतलब है कि एक सेट में कितनी जो है वैल्यू हैं। अगर हमने 9th जो है वैल्यू D 9th निकालनी है तो स्टार्टिंग में 9th आ जाएगा। अगर 10 निकालनी है तो 10 आ जाएगा। इसी तरह जो है आपने नेक्स्ट वही फार्मूला है, ठीक है, 10 पे डिवाइड कर देना है इसे डिसाइल को। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि परसेंटाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल जो है 100 पार्ट्स पे डिवाइड होता है, ठीक है, वही फार्मूला है। इसको जो है 100 पे डिवाइड कर देना है, जैसे कि ऊपर वाले हमने 10 पे डिवाइड किया, फिर 4 पहले 4 पे किया, फिर 10 पे किया, तो इस बार जो है हम 100 पे डिवाइड कर रहे हैं। फार्मूला वही सेम है, ये P1 का है, तो बस इतना फ़र्क है इसमें। नेक्स्ट जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये तीनों इक्वल होते हैं, मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं। पॉजिटिव जब होते हैं मीन के लेफ्ट साइड पे जब होते हैं उस वक्त मीन बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से, ठीक है। मीन ग्रेटर देन होता है मीडियन से और जो मीडियन होता है ग्रेटर देन मोड से। और नेगेटिव जब होता है उस वक्त क्या होता है, मोड जो है छोटा होता है मीडियन से, मीडियन छोटा होता है मीन से, मीन के मोड जो है लेस देन होता है मीडियन से, मीडियन लेस देन होता है मीन से। तो ये एमसीक्यू आपको एक पूछ सकते हैं इन तीनों में से, तो ये तीनों एमसीक्यू बन सकते हैं, लाजमी इसको याद कर लेना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल आती है, इसमें हमने निकालना है ट्रिम्ड एंड विंसोरॉइड मीन हमने निकालना है। ये हमें एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। Q1 हमने निकालना है, Q1 का मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है। उसने 6 कहाँ से आया है, 6 इसकी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 6 प्लस 1 जो है फार्मूले वाला था, और डिवाइड बाय 4 करके उसने Q1 निकाल लिया है। इसी तरह आपने Q3 भी निकाल लेना है, ठीक है। और ये Q3 आ चुका है हमारे पास। ट्रिम मीन उसने कैसे निकाला है, मीन के ये असेंडिंग ऑर्डर में उसने लिखा था, जो सेंटर वाली एक फर्स्ट पे छोड़ देनी है और एक लास्ट पे जो है आपने एलिमेंट छोड़ देना है। सेंटर में जितनी भी वैल्यू होंगी उनको डिवाइड कर देना है, उनके नंबर कितने होंगे, जितने भी उनके नंबर होंगे उन पे डिवाइड कर देना है, वो आपके पास ट्रिम मीन आ जाएगा। विंसोरॉइड मीन क्या होता है कि आपने रिप्लेस कर देना है, जो फर्स्ट वैल्यू पे आई होगी हमारे पास Q1 की ये वाली वैल्यू आई थी, Q2 यहाँ रिप्लेस कर दी, लास्ट वैल्यू जो थी Q3 की वो हमने इधर रिप्लेस कर देनी है। तो ये 6 बनते हैं, इनको डिवाइड कर देना है 6 पे, तो वो हमारे पास जो है विंसोरॉइड मीन आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है डिस्पर्शन ऑफ डाटा, इसकी डिफाइन दी हुई है, और आगे जो है टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। डिस्पर्शन ऑफ डाटा ये भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में, सब आपने ये रीड कर लेना है, लेकिन हम जो है इसको डिस्कस जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।